हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एंड आज के इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को हमने नीट के क्वेश्चन से स्टार्ट लिया है। और देखिए कि मैंने आपको एक दो वीडियो पहले अगर आप जज करके देखोगे तो उसमें आपको ये पता पड़ेगा कि हमने ये कहा हुआ था कि ट्रायंगल लॉ जो है इस पर इंजीनियरिंग में और नीट में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए देखे हैं और जो हमने सर्च किया है, ये इस बात का प्यूरिफिकेशन करेगा कि ट्रायंगल लॉ यानी वेक्टर एडिशन का जो हमारा बेसिक लॉ था उस पर ये कितना खड़ा उतरता है। और ये तो खड़ा उतरा हुआ है, आप कितना खड़ा उतरते हैं इस क्वेश्चन को समझ करके पता पड़ जाएगा हम लोगों को। यूं तो हमारा टॉपिक थोड़ा आगे निकला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन है, एक रिविजन भी आप ले लीजिए। कहता है कि ए से लेकर के एफ तक हमारे पास 6 वेक्टर्स दिए हुए, यानी 6 वेक्टर है अपन के पास। और ये जो 6 वेक्टर है उन 6 वेक्टर को इस तरह से अरेंज किया गया है कि कोई 2 वेक्टर जोड़ते हैं और तीसरा उसका रिजल्टेंट होता है। और इस तरह से उसको बिखरा पड़ा है, ये अलग अलग करके दिखाया गया है। और कहता है कि 6 वेक्टर्स ए टू एफ हैव द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस इंडिकेटेड इन द फिगर। 6 वेक्टर हैं ए से लेकर के एफ तक, जिनके मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन को फिगर में ऑलरेडी दिखा दिया गया है। और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है। और आपको जैसा कि ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें हम लोग, तो उस ऑप्शन में कंफर्म ये बात पता पड़ रहा है कि ये ट्रायंगल लॉ का ही क्वेश्चन है हमारा। तो आइए एक एक करके विचार करते हैं कि पहला ऑप्शन कहता कि बी वेक्टर में सी जोड़ करके क्या एफ मिलने वाला है। तो देखिए बी वेक्टर यहाँ है और सी वेक्टर यहाँ है। तो बी वेक्टर को मैं यहाँ दिखाता हूं अच्छे से, और सी वेक्टर आपका इधर है। बहुत से बहुत करेंगे इसको, शिफ्टिंग का भी इसमें आपको गेम आएगा। तो जो वेक्टर को शिफ्ट करते हैं वो शिफ्ट करके सेटिंग लेना पड़ेगा। तो कहता है क्या बी वेक्टर में सी वेक्टर को जोड़ करके हम एफ वेक्टर ले सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बी में सी को आप किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि मैं सी को यहाँ कर देता हूँ कुछ समय के लिए, सी वेक्टर मेरा यहाँ है, अगर मैं सी वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लगा देता हूँ तो आप ध्यान से देखें ये एफ वेक्टर है। सो ट्रायंगल में ये तीनों वेक्टर आपको सेम ऑर्डर में हो जाएंगे तो ये रिजल्टेंट हमेशा 0 देगा और ट्रायंगल लॉ को ये फुलफिल नहीं करता है। सो पहला ऑप्शन से हम संतुष्ट नहीं हुए, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। गो फॉर द सेकेंड वन, यानी बी ऑप्शन पर विचार कर दिए, सेलेक्ट नहीं हुआ। अब ए के बाद हम बी नंबर का एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो कहता है कि डी वेक्टर में सी वेक्टर को जोड़ेंगे। तो डी वेक्टर देखिए ये वाला है, उसी के अनुरूप मैं लिख रहा हूं। और सी वेक्टर देखिए ये वाला है। तो डी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। तो कहता है कि एफ इसका रिजल्टेंट होगा। अगर मान लेते हैं मैं इसको यहां से हटा करके मैं यहां डाल देता हूं, अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहां डालता हूं सी वेक्टर को मैं इधर दिखा रहा हूं, तो ये एफ वेक्टर बता रहा है इसका। तो क्या डी में सी जोड़ करके एफ मिलेगा? आप देख लीजिए, डी वेक्टर में सी वेक्टर को जोड़ करके एफ, अगर आप यहां से शिफ्ट करके यहां भी ले आते हैं या इस डी को आप यहां रख देते हैं, तो डी वेक्टर यहां ले लेते हैं और सी वेक्टर यहां लेते हैं, तो एफ वेक्टर किसी भी सूरत में होने वाला नहीं है। यानी हमारे ट्रायंगल लॉ पर सेकंड ऑप्शन भी सूट नहीं कर रहा है। ये ब्रेन वॉश है, आपके ब्रेन का एक्सरसाइज करता है ये। तीसरा ऑप्शन जो है वो डी प्लस ई बराबर एफ। अब देखिए डी वेक्टर यहाँ है, अच्छी बात है, और ई वेक्टर मेरा यहाँ है। ये देखिए ई वेक्टर मेरा यहाँ है। और तो कहता है कि इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या एफ मिलेगा। तो थोड़ा करके देखते हैं। मैं ई वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लगा देता हूँ, तो देखिए एकदम फटफट आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये हमारा एफ वेक्टर है। एकदम सही ऑप्शन पर तो कभी न कभी आना ही होता है। ये देखिए डी वेक्टर और ये देखिए ई वेक्टर, दोनों सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है। यानी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन मिलने वाला है। और मिलने वाला क्या है, ये मिल चुका है। क्योंकि कंसेप्चुअली जो चीज आएगी, और चूंकि सिंगल चॉइस की बात है तो ये भी फिट नहीं ही बैठेगा। फिर भी एक चेक कर लेते हैं कि क्या बी में ई जोड़ करके एफ मिलेगा।
तो बी यहाँ है और ई यहाँ है। तो देखिए डी नंबर के ऑप्शन में कहा था कि बी वेक्टर है और हमारा ये ई वेक्टर है। तो बी वेक्टर है और ई वेक्टर है और ये एफ है। ये अलग बात है कि मैं एफ वेक्टर को जब बी के साथ जोड़ूंगा तो हमारे पास ई मिल जाएगा, पर बी और ई को जोड़ करके एफ इसमें भी नहीं मिलने वाला है। सो नीट का क्वेश्चन ये है भले ही, पर आपने पैरेललोग्राम लॉ से पहले जो ट्रायंगल लॉ दो वेक्टर के एडिशन के लिए डिस्कस किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम आपका दिमाग जरूर जो है वो थोड़ा सा मेहनत करवाएगा आपसे। पर इसमें क्या है कि एक्सपीरियंस आपके पास बेहतर होना, प्रैक्टिस होना जरूरी है। ये चारों ऑप्शन को चेक करके और तब आंसर देना है। नीट के क्वेश्चन टाइम फ्रेम से, हालांकि हर एग्जामिनेशन टाइम फ्रेम से बंधा हुआ है, लेकिन नीट में थोड़ा सा नॉलेज के साथ साथ स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। सो इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए सिखाए जाते हैं उन पर आप जो है सो मच मोर प्रैक्टिस करें। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है या क्वेश्चन का जो भी प्रैक्टिस सेट है, उस सेट से आप कोई सा बुक ढंग का एक ले लें, है ना, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन का लें या और कोई भी पब्लिकेशन आप उठाएं, या किसी कोचिंग का भी मटेरियल आपके पास अगर कहीं से उपलब्ध होता है प्रैक्टिस के लिए, ओनली फॉर प्रैक्टिस। पर उससे भी बेहतर, चूंकि हर इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से बनाता है, आपके लिए सबसे बेहतर है कोई बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव बुक ले, नीट वाले बच्चे। एंड जेई मेन के क्वेश्चन को जरूर करें, जो ही सवाल मिलता है आपको करना है, क्योंकि अब आने वाले टॉपिक में मैथमेटिकल टूल्स आने वाला है और मैथमेटिकल टूल्स के बाद हम लोग सीधे मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए जब मैकेनिक्स पर काम करना शुरू करेंगे। इसीलिए मैं वेक्टर पढ़ा के पहले रखा हूं, ताकि वहां पर हमें किसी तरह की समस्या न आए और बिल्कुल आपको दिमाग नचा देने वाला फिजिक्स और एंटरटेनमेंट से भरा पड़ा हुआ फिजिक्स मिलेगा। काफी मसाले भी हैं, काफी तैयारियां भी उसके लिए चल रही है, तो आप मजा लेंगे फिजिक्स का। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के बाद आइए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक में, अपने सिलेबस में। और ये टॉपिक सिलेबस जो भी है आपके पास सामने अभी दिखेगा। सो वेक्टर जो है वो अपने आप में इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। स्केलर क्वांटिटी पर अब चर्चा होने का भी समय आ गया है, उसकी भी थोड़ी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि उसकी भी बात करनी जरूरी है। स्केलर पर भी काम करना है हमको। आइए, आज हमने जो प्रोग्राम आपके लिए लाया हुआ है वो कुछ ऐसा है। एक आध सवाल पहले देख लेते हैं। उस सवाल से, चूंकि हमने अभी 2 डायमेंशन में वेक्टर कंपोनेंट को सीख लिया है, अगर मैं ये एक्स एक्सिस बोलता हूँ, ये मैं वाई बोलता हूँ, और ये मैं एक्स डैश बोलता हूँ, और ये मैं वाई डैश बोलता हूँ, एंड हमारे पास ये कोई ए वेक्टर है ना, और हमारे पास और भी कोई वेक्टर होगा, मान लेते हैं हमारे पास बी वेक्टर है, और इसको कंपोनेंट फॉर्म में कहीं ना कहीं इस तरह से लिखा गया है कि अगर ए वेक्टर का वैल्यू ए एक्स आई वेक्टर और प्लस ए वाई जे वेक्टर के फॉर्म में है, क्योंकि आपको तो पता ही है, अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। अगर होता है तो एक बार फिर से आप वापस लेक्चर को देख लेंगे, हर चीज क्लियर हो जाएगा। और बी वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास है वो सपोज कीजिए कि बी एक्स आई वेक्टर है एंड बी वाई जे वेक्टर है, और हमें कहा गया कि आपको ए प्लस बी का मॉड्यूल चाहिए, मतलब इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए। तो ऐसे तमाम बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, 3 4 5 वेक्टर भी दिया जा सकता है, और कहा जाएगा कि उसको ऐड करके और तब उसका रिजल्टेंट हमको चाहिए, किसी को घटाने की बात होगी। ये सब कुछ अभी बताने वाले हैं आपको। सो हैव पेशेंस एंड हमारे साथ चलिए, आपको देखा जाएगा। इस पर करना क्या है, जब कभी भी ऐसी बात होती है तो आई के कोफिशिएंट को एक साथ जोड़ लेते हैं, जे के कोफिशिएंट को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एक्स प्लस बी एक्स, और इसके साथ आप आई वेक्टर को लगाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं और न कोई कंफ्यूजन, और फिर ए वाई एंड प्लस बी वाई के साथ आप लगा देंगे जे वेक्टर को। ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। और जब मॉडुलस लाने की बात है तो मॉडुलस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बहुतों बार मैंने बताया है। रूट ले लो, आई का जो कोफिशिएंट है ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका आप लेकर के स्क्वायर कर दो, एंड फिर ए वाई एंड प्लस बी वाई का आप स्क्वायर कर दो। इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
तो ये जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हमने आपको सिखाया, इस पर सवाल बनता है ना, एक सवाल भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू, सपोज कीजिए 2i एंड प्लस 3j वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस 6j वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू, सपोज कीजिए हमारे पास दे दिया i वेक्टर माइनस j वेक्टर, है ना। कंपोनेंट फॉर्म में देखिए 3 वेक्टर लिया, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमको बोला गया देन फाइंड, ये आपको बेसिक प्रैक्टिस के लिए हमने दिया हुआ, ये इसका एग्जामिनेशन से मतलब नहीं है, मतलब नॉलेज से। सपोज कीजिए कि एक नंबर में हमको दिया गया कि हमको चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस चाहिए। दूसरे नंबर में मान लेते दे दिया आप इसने हमको कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस चाहिए। तीसरे नंबर में मान लेते दे दिया हमको कि 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस। एवं प्रकार से बहुत सवाल इस पर जनरेट किए जा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो आपको बेसिक प्रोसेस बताए हैं, सपोज कीजिए कि मैं इसी को बनाता हूं या इसी को बनाता हूं, कोई एक समय करके देता हूं और आप इसके आधार पर बाकी जो है इस पर जितना मन होगा उतना प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व देम। तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कहीं परेशानी नहीं होगी आपको जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो आपको देखिए इस एग्जाम्पल का हेल्प लेकर किस तरह से मैं आपको ये सवाल करके दे रहा हूं, तो आप इसको बनाएं। मैं कोई एक साथ जैसे 2 नंबर ले लेता हूं मैं, कि 2 नंबर में क्या कहता है कि सॉल्यूशन लेते हैं इसका, जो 2 नंबर का है उसकी मैं बात करता हूं, बाकी आपके लिए भी, या आप देख लें मैं 3 ही लेता हूं, सबसे क्रिटिकल लगता है कि आपको 3 होगा तो मैं 3 ही ले रहा हूं। हमारे पास सबसे पहले 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और प्लस सी वेक्टर है। कुछ नहीं करना है, आप एज इट इज वेक्टर को यहां डालें। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ए वेक्टर का वैल्यू है कितना 2i एंड प्लस 3j हो गया माइनस 3। अब बी वेक्टर की वैल्यू है 4i एंड माइनस 6j। देखते कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं। और प्लस सी वेक्टर है i वेक्टर माइनस j वेक्टर। अब क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा कितना 4i प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6j माइनस, देखा जाए 4 तिहाई 12i, और फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में बदलेगा 6 तिया 18j और प्लस i और माइनस j। अब क्या दिक्कत है, सभी i वाले को एक बार देख लेते हैं। यहाँ 4i प्लस में 12i माइनस में और i है प्लस में, तो 4 1 5, 12 में से 5 घट गया तो 7, यानी माइनस 7i हो जाएगा, है ना। और j में देखें तो यही भी प्लस में, तो 18 6 24 में से 1 घट गया तो 23, यानी प्लस 23j आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू। जब रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू आ गया तो रिजल्टेंट का मॉडुलस निकाल दीजिए, और मॉडुलस तो आपको पता ही है कि कैसे निकलेगा। सो दिस विल बी द मॉडुलस वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर रूट अंडर -7 का स्क्वायर करेंगे एंड प्लस 23 का स्क्वायर करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन भी निकालने की बात होगी तो वो भी निकाल सकते हैं, एंगल लाना है और करना क्या है। और अब ये सवाल होने के बाद एक चीज और आपको बताने का मेरा मन क्या, मतलब मैं छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटा छोटा जो क्लू है उसको मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि मैं हूं नहीं। ये आपको प्रॉब्लम भी 2 आपके पास है, इस दोनों प्रॉब्लम को आप करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस तरह से वेक्टर रिलेटेड है उसकी थोड़ी एक चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3-4 पॉइंट दे दिए गए, है ना। रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट द पॉइंट्स 2 3। सपोज कीजिए 4 -5, सपोज कीजिए -2 और 4, सपोज कीजिए -3
-4 इन वेक्टर फॉर्म। कैसे करेंगे? फॉर्म ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटेड पोजीशन वेक्टर्स। ये आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप इसको देखिए कि किस तरह से हम लोग कंपोनेंट फॉर्म जब मिलता है हमारे पास तो कितना मजा आता है चीजों को रिप्रेजेंट करने में। उसका साक्षात उदाहरण अपन के सामने है। ये देखिए कि हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश। मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है इससे कि आपको मुझे फिजिक्स सिखाना है और आपको ये अपने दिल में बातें बैठा कर रखनी होगी कि एलन एकेडमी 24 प्लेटफॉर्म पर सबसे बेहतर बेसिक से लेकर के नीट तक की फिजिक्स की पढ़ाई होती है। आने वाले समय में जैसा होगा वैसा होगा, उसकी तो कल्पना ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेहनत है वो तो सीधे आप तक पहुंचता है। कितना पॉजिटिव आप हैं अपने करियर के प्रति, ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना ज्यादा इसको व्यू देते हैं, कितना ज्यादा इसको रिव्यू देते हैं, कितना आप वर्क करते हैं, कितना आप होमवर्क करते हैं। होमवर्क मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहा हूं, और नहीं दे पाना क्या है, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं तो प्रॉब्लम जो भी आप जहां से भी बनाएं, ऐसा नहीं कि ऐसा बुक उठा लें स्टार्टिंग में कि आपको देख करके माथा भारी होने लगे और पता पड़ेगा कि फिजिक्स को छोड़ो यार, फिजिक्स को छोड़ो यार, ये तो बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट। अरे बोरिंग सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है, आप अपने आप से इसको ओवरलोडेड बना रहे हैं। एकदम पेशेंस के साथ और गंभीरता के साथ लाइट मोड में एकदम मजे लेते हुए फिजिक्स को पढ़िए। और कोई भी समस्या होती है आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको उचटना नहीं चाहिए, आपका दिमाग एकदम फ्री माइंड से रहिए और मेरे भरोसे उसको छोड़िए। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने पहले पॉइंट को देखा और आपको पता है कि इधर की तरफ जाएंगे तो आई यूनिट वेक्टर लगेगा, इधर की तरफ जे लगेगा, इधर माइनस आई लगेगा और इधर माइनस जे। किस तरह से अगर मैं 2-3 पॉइंट लेता हूं, आपको भी पता है कि ये जो 2-3 पॉइंट है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। इसको मान लो मैं पी का देता हूं, आप इसको मिला दो, सब कुछ दिखाई देने वाला अभी आपको। ये हो गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और अब देखिए इसका एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 3 है। तो मैं ओपी वेक्टर के लिए अभी इस सिचुएशन में लिख पाऊंगा, देखिए कैसे कंपोनेंट फॉर्म में। एक्स कंपोनेंट ऑलरेडी मेरे पास 2 है और वाई कंपोनेंट 3 है, तो इसको मैं 2i और प्लस 3j, देखिए पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में आ गया। कैसे रिलेटेड है ये एक दूसरे से। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहूंगा तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। आपको पता है ये कर्ण है, ये आधार है। अगर मैं यहाँ अल्फा बोलूं तो ये लंब है, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा और प्लस 3 का स्क्वायर होगा, तो 4 + 9 इक्वल टू कितना होगा, √14। जो भी हो वो हमारा मैटर नहीं है, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो तो जो होना है वो हो ही जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे 4 - 5 की बात कोई करता है तो आपको पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो यहां पर मान लो अगर कोई पॉइंट हमने लिया, पी पॉइंट अगर मैं यहां लेता हूं या P1 लेता हूं, इसको आप मिला दें तो ये आपको OP1 वेक्टर बन जाएगा। और ये जो पॉइंट है वो है आपको 4 - 5। तो इससे भी आप बना लें। कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसे बनाएंगे कि OP1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 4 × I वेक्टर एंड -5 × J वेक्टर। ये माइनस देखिए यहाँ आ गया, या अगर मैं यहाँ प्लस लिखूंगा तो J के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, दोनों बात एक ही आएगी। और जब ये आ जाएगा हमारे पास तो फिर से आप यहाँ देख लें, यहाँ से आपको एक वैल्यू इधर आ जाएगा, दूसरा वैल्यू y का -5 आ जाएगा और आप इसको आराम से कैलकुलेट करने में सफल हो जाएंगे। फिर उसी तरह से -2 और -3 -4 को आप करेंगे, क्योंकि ये आपको मैंने 2 करके दिया और 2 आपको खुद से करने के लिए मैंने छोड़ा, आप करके देखना इसको। तो ये सब चीजें क्या है ना कि टॉपिक तो आगे निकल गया, पर कुछ कुछ बातें हैं जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो जरूर आप उस पर दिमाग लगाने की कोशिश करें। और जब कभी भी आपको मौका लगे, कोई सा ऐसा समस्या आ जाए जो समझने में परेशानी हो, तो या तो वीडियो रिपीट कर लें
या अगर उसके बाद भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर थोड़ा इस पर आप और एनालिसिस कर देते तो ज्यादा बेहतर होता, वो हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अब आइए एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन की, क्योंकि इतना भी ज्यादा इस पर ठहरना जरूरी नहीं है, फिजिक्स बहुत बड़ा सिलेबस है, आगे पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको आपके लिए भी छोड़ा हूं, मैंने भी सिखाया। आइए बात करते हैं रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन, यानी रिजोल्यूशन इन स्पेस भी कहते हैं, या अब जेड कोऑर्डिनेट भी मिलने वाला है हमारे पास। तो या तो उसको कर लें या फिर आज मेरे समझ से ये एक सवाल है, उस सवाल को ही कर लेते हैं। एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है आपके पास, इसी को कर लेते हैं। एक कैरम बोर्ड वाला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम तो हमने लिखा हुआ नहीं है, पर आपको मैं प्रॉब्लम का पूरा थीम सिखा देता हूं और क्या क्या वो मांगता है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। आप एकदम बिल्कुल आराम से सीखते चलिए, आपको कहीं से दिक्कत होना नहीं है। तो अगर मान लेते हैं ये सवाल है हमारा, ये क्वेश्चन है आपका, ये 7 या 8 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। कहता है कि एक कैरम बोर्ड है जो 4x4 डायमेंशन का है, यानी ये 4 फीट का है और ये भी 4 फीट का है, यानी 4 फीट लंबा एंड 4 फीट चौड़ा। ये भी है 4 फीट का और ये भी है 4 फीट का। कहता है कि उस कैरम बोर्ड के सेंटर पर एक क्वीन है, सेंटर पर क्या है, एक क्वीन है, और उस क्वीन को स्ट्राइकर से इस तरह से हिट किया जाता है कि यह जो है बिल्कुल इस आता है और टकराने के बाद इस होल में आकर के वो इंटर कर जाता है। ये बिहाइंड द क्वीन ऐसा लिखता है, तो इस होल में आकर के वो इंटर कर जाता है। इसको मैं ओ बोलूं, इसको मैं ए बोलूं, और इसको मैं बी बोलूं, इसको मैं सी बोलूं। तो आपके सवाल में पूछा गया है 3 बात, पहले सवाल समझ लेते ज्यादा बेहतर होता। कहता है कि अ कैरम बोर्ड इज ऑफ डायमेंशन 4 फीट बाय 4 फीट, हैज अ क्वीन एट इट्स सेंटर, है ना। नाउ द क्वीन इज स्ट्रक बाय द स्ट्राइकर, या हिट्स बाय द स्ट्राइकर, एंड इट हिट्स द front edge, rebounds from there and enters the hole behind the striking line. तो कहता है देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट OA, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट AB एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट OB। अब देखिए सेंटर पर है तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0। अब शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन का कामकाज, क्योंकि इतना ज्यादा जितना हाईलाइटेड इसको किया हुआ है स्टूडेंट लोग या बहुत टीचर लोग भी इसको हवा दे रखे हैं, पर मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये सवाल तुरंत बन करके आपके सामने आ रहा है, आप ध्यान से देखो इसको। क्या है कि ये सेंटर है तो बिल्कुल 2 फीट का ये होगा, ये 2 फीट इधर भी और 2 फीट इधर भी, ये 4 फीट। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा पहले वो दान, इसका हालांकि जरूरी नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूं और इसको मैं वाई एक्सिस मानता हूं तो आई इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना है, ये रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करेगा। अगर ये कोण आपका थीटा है तो यह भी कोण आपका थीटा होगा, ये बात समझ लेना। जिस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, उसी तरह से ये फ्रंट एज से टकराने के बाद रिटर्न लेगा, तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन दोनों ही एंगल क्या होगा, बस यही एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। दूसरी बात ये है कि मुझे ये पता नहीं है कि यहां से ये कितनी दूर पर हिट करेगा, क्योंकि मुझे जब ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा तो D1 डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, यही मेन मकसद है इस सवाल का, कि मैं जब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं बचेगा हमारे पास। क्यों नहीं बचेगा, तो देखिए यहां से इसके ये वैल्यू x होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, यहां से लेकर के ये 2 - x होगा। बस आपको समझना है खाली, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरा अगर हमारा क्या है 2 फीट बचता है ना, तो 2 फीट में हमको ये पता नहीं है कि ये क्वीन कहां पर जाकर के हिट कर रहा है, तो मैंने इसके
वाई एक्सिस से हमने एक्स डिस्टेंस पर माना कि ये हिट करेगा, तो बाकी ये डिस्टेंस 2 माइनस एक्स होएगा। इतना आपको समझना, ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल आपका 90 डिग्री है। तो बाकी काम हम बाद में करेंगे, पहले ये काम कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही है कि जब ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है और ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बात आपको समझ के रखना है। अब आइए सॉल्यूशन को में चलते हैं। मैं इसको ओ, मैं सबसे पहले वही काम करता हूं, ओ इसको मैं वाई ही बोल देता हूं, ओ वाई ए, और ए बी सी या ओ डी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जरूरी पड़ने वाला है, इसको डी कह लीजिए। कहते हैं एट फर्स्ट, मैं वहीं से शुरू करता हूं, बाकी बहुत सारी बातें जो हमने मौखिक बता दी है आपको। एट फर्स्ट फ्रॉम ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ए सी बी से, ए सी बी, ये दोनों ट्रायंगल को इसीलिए हमने सेलेक्ट किया क्योंकि मैं राज की बात बताऊं आपको कि मेरा मकसद है एक्स निकालना। एक्स निकालने के लिए पहले जरूरी होगा एक ऐसा रिलेशन लाएं ताकि हमें एक्स निकालने में कोई परेशानी नहीं हो, और उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है इस दोनों ट्रायंगल का सिमिलर होना। त्रिभुजों की समरूपता का कॉन्सेप्ट जब उठा लेंगे मेरा काम हो जाएगा। देखिए ये 90 डिग्री है और ये कोण इसके बराबर हमने आपको दिखा ही दिया है, इसका मतलब तीसरा एंगल भी बराबर होगा कि नहीं होगा, बोल दीजिए स्पष्ट, एकदम होगा। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एंगल 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 वाले कॉन्सेप्ट से सिमिलर हो जाएगा। कौन 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 वाला कॉन्सेप्ट से क्या होगा, फ्रॉम ट्रायंगल ओडीए एंड ट्रायंगल ओसीबी से आप देखिए कोण ओ डी ए बराबर कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। क्लियर, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। और फिर दूसरा देख लीजिए कोण डी ए ओ, ये वाला कोण, ये वाला कोण डी ए ओ बराबर कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, ये भी दोनों बराबर। इसीलिए कोण डी ओ ए, ये वाला कोण थर्ड एंगल बराबर कोण ओ बी सी के 10। जब ये काम हो गया तो क्या होगा, ट्रायंगल ओ डी ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी की। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा यानी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो उठा लीजिए, ये तो दो है ना आपका, तो लिखिए इसीलिए ओडी, इसीलिए ओडी, तो ये लेंगे तो इसका ये लेना पड़ेगा, सी बी कर दीजिए बटा सी बी इक्वल टू डी ए बटा ए सी, डी ए और बटा ए सी। और ये चीज जब हो गया हमारे पास तो अब क्या होगा, वैल्यू रखिए। ओडी का वैल्यू हमारे पास 2 है, सीबी का वैल्यू हमारे पास 4 है और डीए का वैल्यू हमारे पास x है और इसका वैल्यू 2 माइनस एक्स है। ये 2 से 2 टाइम खत्म हो जाएगा, यहां से क्या होगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, यानी 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला जाए बोला जाए बोला जाए 3x। सो x का वैल्यू आ गया कितना, 2/3 हो गया। जब x का वैल्यू हमको 2/3 आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये है 2/3 और ये तो आपका 2 ही होगा y कोऑर्डिनेट, तो 2 आ गया। अब शुरू कर दीजिए एक तरफ से, जितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मान लेते हैं d1 चाहिए तो d1 ले लीजिए, d2 चाहिए तो d2 ले लीजिए, d3 चाहिए तो d3 ले लीजिए। तो d1 कितना हो जाएगा, इसीलिए पहला d1 का वैल्यू हो जाएगा, कहीं दिक्कत है, अभी अभी तुरंत आपको बताए हैं x का वैल्यू इतना है और ये y का वैल्यू तो कितना होगा, कोऑर्डिनेट देख लीजिए। तो लिखेंगे 2/3 i वेक्टर और प्लस 2 इंटू जे वेक्टर। मॉडुलस मांगता है तो निकाल दीजिए मॉडुलस, रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो 2/3 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4/9 और प्लस 4 है ना, ये होगा रूट अंडर कितना 40/9।
9 फीट। एक आंसर आ गया आराम से। आपको लगता होगा कि सर आप जब सवाल बताते हैं तो कहीं से तो कुछ लगता ही नहीं कि कुछ क्रिटिकल है। बेटा आप ये समझो कि ये मेहनत का फल है। मैं आपको हर वो बातें सिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, इसीलिए आपके दिमाग पर टेंशन नहीं आ रहा है, आपका दिमाग तनावग्रस्त नहीं हो रहा है। अगर यही सवाल आपको करने के लिए दिया जाए तो फर्स्ट हैंड में बच्चा परेशान होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोगों के साथ पढ़ते हुए भी जब बच्चा परेशान ही होगा तो फिर हम चंद्रा सर क्यों हैं और एलन एकेडमी 24 इतना तेजी से क्यों लोगों के बीच छा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना और विथ बेस्ट कॉन्फिडेंस, है ना, जो है हमारा, उसके साथ आपके भरोसा पर कायम रहते हुए भी काम हो रहा है। तो इसको आप पहले पॉज करके एक बार देखिए ताकि मैं दूसरा काम करके दूं आपको। सेकंड नंबर जो मेरा D2 है उस पर चलिए काम करते हैं। जब सेकंड नंबर की बारी आती है तो सेकंड नंबर में क्या करना है वो आइए देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या करना है कि हमको जब भी ये वाला चाहिए होगा तो पहले बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका कितना, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 2 और -2, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस और वाई कोऑर्डिनेट माइनस, तो 2 और -2। तो उस हिसाब से देखा जाए क्या होगा, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पता है, वहां पर ए का निकाला हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो कहेंगे D2 वेक्टर इक्वल टू एक्स में से एक्स को घटाइए 2 - 2/3 इंटू आई वेक्टर और प्लस यहां पर -2 इंटू जे वेक्टर। क्यों ऐसा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और यहाँ ये पॉजिटिव है और इसका डिफरेंस मुझे चाहिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो -2 ये हो जाएगा कितना, 3 दूना 6 में से 2 घट गया तो 4/3 आई वेक्टर और -4 जे वेक्टर। इसीलिए मॉडुलस ले लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। मेन काम तो कर लिया हम लोगों ने। मेन काम इसीलिए कर लिया कि वो जो मामला था सिमिलरिटी का और वो जो एक्स निकालने का, वो कहाँ से दिमाग में आएगा, रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा, यही मेन कॉन्सेप्ट था सवाल का। बाकी तो ये एज इट इज है। ये 16/9 प्लस 16 और रूट अंडर हो गया 16 प्लस 144/9 का रूट इतना फीट आएगा। सो 6 4 10 और 4 1 5 1 6 260/9 हो सकता है। क्या पता कि मे भी कोई गड़बड़ी भी हो जाए कैलकुलेशन में, तो इसके लिए माफ करेंगे, पर ऐसा होने की संभावना कम है, फिर भी कैलकुलेशन है। D3 का वैल्यू निकालना है तो D3 में कोई दिक्कत नहीं है, आपको फाइनल माइनस इनिशियल में यही आता है। तो ये होगा 2i - 2j। सो इसका जब मॉडुलस लेंगे आप तो मॉडुलस में कहीं परेशानी नहीं होगी, बस वही 2 का स्क्वायर एंड प्लस -2 का। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं, ये जो माइनस साइन है वो इस कोफिशिएंट का है, यानी इसका है, तो -2 का स्क्वायर में लगा रहा हूं। ये होगा 4 एंड +4 का रूट, यानी रूट अंडर 8 बोले तो 2√2 फीट। ये आंसर हो गया। तो एवं प्रकार से आप कैरम बोर्ड के भी सवाल को बहुत ही आसानी से हमने सिखाया है ना। कैरम बोर्ड है ये, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कैरम बोर्ड है या कुछ हो है, कॉन्सेप्ट महान है। अगर उस पर हम बिल्कुल मजबूत हैं तो सवाल को बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता और ना हमको परेशान कर सकता है। तो इस तरह से आज के वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं और ये मतलब विश्वास और आशा करता हूं कि आप इसे बेहतर तरीके से समझेंगे भी और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। वो जरूर कीजिए और बार बार आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल करके आप जब अभी से हैबिट नहीं लगाएंगे आगे परेशान हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।